नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। 25,000 के स्तरों पर फिर अटका निफ्टी, मुनाफा वसूली हुई हावी। निफ्टी करीब 150 पॉइंट नीचे। आईटी और बैंक शेयरों ने बनाया दबाव, हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप संभलने की कोशिश में। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर, इंडिगो में हुआ 6% इक्विटी का बड़ा सौदा। लार्ज ट्रेड की वैल्यू 12,330 करोड़। प्रमोटर राकेश गंगवाल के हिस्सा बेचने की खबरें, शेयर करीब 2.5% नीचे। पीएसयू डिफेंस कंपनियों के साथ रक्षा मंत्री की बैठक के बाद डिफेंस भागे। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स 2% मजबूत। भारत डायनामिक्स करीब 4% चढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। उधर हैल, मजगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड भी 5% दौड़े। और आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। महाराष्ट्र सरकार से ऑर्डर कैंसिल होने से ओलेक्ट्रा ग्रीन करीब 6% उठा। उधर दूसरा बिग स्टॉक्स औरो फार्मा खराब, बाजार में मजबूत। सीमेंट शेयरों में कमजोरी। अल्ट्राटेक सीमेंट और ग्रासिम 2 से 3% उठकर निफ्टी के टॉप लूजर। उधर अंबुजा सीमेंट्स, डालमिया भारत में भी गिरावट। दूसरे दिन एजिस वोपैक और होटल लीला के आईपीओ को बेहद ठंडा रिस्पांस। 12 बजे तक एजिस वोपैक 27% तक, तो होटल लीला महज 10% भरा। तीनों कैटेगरी में सुस्त रिस्पांस। कल है आखिरी दिन। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र और बाजार पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी करीब 195 अंक गिरकर 24,805 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी भी 190 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। हालांकि निचले स्तरों से दोनों ही इंडाइसेस ने रिकवरी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन रिकवरी असल में मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें देखने को मिली। वहां पर बढ़ोतरी ब्रेथ की बात करें तो रस्साकसी का माहौल देखने को मिलेगा। और सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप नजर डालें तो पीएसयूज और पीएसयू बैंक स्पेशली और रियल्टी पैक में थोड़ी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। फार्मा भी इन ग्रीन आके कारोबार करता हुआ नजर आएगा। डिफेंस शेयरों में तेजी है। साथ ही कुछ चुनिंदा पीएसयू स्टॉक्स भी आज एक्शन पे है। लेकिन सवाल ये कि ऐसे मूड माहौल में क्या करना चाहिए। 25,000 का जो स्तर है वो बार बार निफ्टी रिजेक्ट कर रहा है, उसको सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ webstrategy.com के आशीष खयाल जी हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल यही कि 25,000 के लेवल को बार बार निफ्टी टेस्ट कर रहा है, वो होल्ड नहीं कर पा रहा। क्या लग रहा है आपको, कहाँ दिक्कत आ रही है? ऐसे मूड माहौल में ट्रेडर्स को स्पेशली क्या करना चाहिए? धन्यवाद यहाँ पर शो पर बुलाने के लिए। और दूसरा, अगर निफ्टी की बात करें ओवरऑल, तो जो बाजार का ट्रेंड है वो रेंज में फंसा हुआ लग रहा है। ऊपर में काफी अटेम्प्ट किया इसने, 25,000, 25,030, 25,050 पे गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। वहां से शॉर्ट टर्म में थोड़ी रिवर्सल देखी जा रही है। तो मेरे ख्याल से एक कंसोलिडेशन और एक ब्रॉड रेंज में बाजार चल रहा है। वोलेटिलिटी काफी हाई है और ऐसे वोलेटिलिटी में हो सकता है आपके दोनों साइड स्टॉप लॉस शायद ट्रिगर हो, लेकिन मार्केट रेंज में फंसा हुआ है। देखिए 24,620 नीचे का एक सपोर्ट लेवल है, ऊपर 25,060, 25,070 का एक लेवल है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको वेट करना होगा। निफ्टी अगर निचले स्तर पर आता है वापस से 24,670 के आसपास या 700 के आसपास और रिवर्सल करता है, तो वहां पर बाय करिए अपसाइड रेंज के लिए। तो और 25,060 ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है बाजार को, और वो ब्रेक होता है तो एक अच्छी खासी तेजी वापस से रिज्यूम हो सकती है 25,400 के लिए। तो फिलहाल रेंज बाउंड टेक्निक को अपनाइए और यहां से वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है। वेट एंड वॉच करने की फिलहाल रणनीति ये बताया गया है। 25,060 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो ब्रीच करता है तो एक मोमेंटम देखने को मिलेगा निफ्टी में। लेकिन 24,670 का एक और निचले का लेवल जहां पर आप खरीदारी करने का सोच रहे हैं, फिलहाल वेट एंड वॉच करने की स्ट्रैटेजी। लेकिन आशीष जी, ऐसे मूड माहौल में कोई स्टॉक्स जहां बाइंग की जा सकती है या फिर शॉर्ट साइड का ट्रेड आपको नजर आ रहा है फिलहाल? देखिए, मैं लॉन्ग साइड के ट्रेड के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि ओवरऑल जो मीडियम टर्म ट्रेंड है बाजार का वो पॉजिटिव ही है। और यहाँ पर हमने काफी अच्छे सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आता हुआ भी नजर आ रहा है। तो पहला जो स्टॉक बाई साइड पे वो है एलगी इक्विपमेंट्स। यहाँ पर काफी समय के बाद ने इसने करीबन 480 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल था वो निकालने में सक्षम रहा है, और गुंजाइश है ऊपर हम करीबन 525 का आंकड़ा देख सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना होगा 482 का। और दूसरा जो स्टॉक बाई साइड पे जहां पर एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है वो है एरिस लाइफ साइंसेस।
यहाँ पर अगर आप देखें तो श्रेया ऊपर में जो 1540 1550 हर्डल था उसे ब्रेक करके अभी सस्टेन कर रहा है, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं। 20 और 10 डीएमए से सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ है और अगर देखें तो ये 52 वीक हाई के करीब जा चुका है। तो ओवरऑल जो रुझान एरिस लाइफ साइंस में वो पॉजिटिव है। मीडियम शॉर्ट टर्म ट्रेंड सिंक में अपसाइड पे, तो यहाँ पर लॉन्ग करने की राय होगी। ऊपर में हम जो टारगेट देख सकते हैं इसमें करीबन 1660 का देख सकते हैं और स्टॉप लॉस नीचे में जो लगाना होगा वो 1530 का लगाना होगा। ओके, तो एल्गी इक्विपमेंट्स और एरिस लाइफ साइंस ये दो स्टॉक्स आपने सुझाए जहां पे बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको एल्गी इक्विपमेंट्स में 482 लगाकर चलना है और एरिस लाइफ साइंस में स्टॉप लॉस और टारगेट दोहराएंगे आशीष जी? बिल्कुल। सो एरिस लाइफ साइंस में ऊपर जो टारगेट है हमारा वो 1650 का है और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना है आपको 1530 का। स्टॉप लॉस 1650 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस दोनों एरिस लाइफ साइंस में। ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं और दोनों स्टॉक्स आपके लिए फिलहाल जहां पे आप बाइंग की सलाह है। अब आगे बढ़ते हैं शो में और कुछ और स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे। पहले मिड कैप कौन से स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल रहा है वो लगा देते हैं जहाँ पे अभी फिलहाल बाइंग देखने को मिल रही है। मिड कैप गेनर्स की अगर बात करें तो देखिए केमिकल में बाहर देखने को मिल रही है। टाटा केमिकल करीब 2% से चढ़कर कारोबार कर रहा है। आरती इंडस्ट्रीज में भी खरीदारी 1.5% से ज्यादा। इंडिया ग्लाइकोल्स यहाँ पे 3.25% के करीब खरीदारी होते हुए नजर आई। रियल्टी पैक भी आज तेज है, लगातार इसमें पिछले कुछ सत्रों से में तेजी देखने को मिली। फिनिक्स मिल्स चढ़ गया ₹1 शोभा में भी खरीदारी। ओबराय रियल्टी भी ₹1 चढ़कर कर रहा है कारोबार। कुछ और स्पेस जहां पे मजबूती देखने को मिल रही है, डिफेंस स्पेस, और इस पे आगे भी बात करेंगे शो में। 5% चढ़ गया मिश्र धातु मजगांव डॉक, देखिए 2% से ज्यादा। भारत डायनेमिक्स 2.5%, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 3.5% चढ़कर कर रहा है कारोबार। लेकिन सीमेंट शेयरों में आज थोड़ी गिरावट है मॉनसून जल्दी आने की वजह से। रैमको सीमेंट 1.5%, टूटा सागर सीमेंट्स 2.5% से ज्यादा और इंडिया सीमेंट्स आज थोड़ा अप मूव वहां पे दिखा रहा है। मिड कैप में जो स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है उनमें शामिल है कोचिन शिपयार्ड, अगेन डिफेंस का दिखेगा आपको। भारतीय एक्सा भी चढ़ गया 2.5%, जीएसके फार्मा लगभग 5% करीब और बंधन बैंक में भी खरीदारी आज 2.5% से ज्यादा की देखने को मिल रही है। लेकिन कोई स्टॉक्स मिड कैप में जहां पे गिरावट हावी हुई, जेआईसी 3%, लुड़का सुंदरम फाइनेंस यहाँ पे 3.25% से के करीब गिरावट। यूनाइटेड ब्रेवरीज लगभग 2% और बीएससी लिमिटेड में भी लगभग 2% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। देखिए डिफेंस शोरूम में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है, मजबूती मिल रही है, अभी हमने चर्चा भी की। लेकिन वजह क्या है जानने के लिए चलते लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, पहला सवाल तो ये कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस पीएसयूज के साथ बैठक की, उन्होंने बैठक की क्या खास बातें रही ये बताइए। जी, दरअसल दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं पूरे डिफेंस सेक्टर में पिछले 12 घंटे में। पहला कि कल देर शाम रक्षा मंत्री ने बैठक बुलाई। उस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार सारे डिफेंस सेक्टर की जो सरकारी कंपनी हैं डिफेंस पीएसयूज, उनके सीएमडी को बुलाया। 8 डिफेंस पीएसयूज थे जिसमें एचएएल, एमडीएल, जीआरएससी, मिधानी जैसी कंपनियां थी, सबके एमडी थे। वहां पे सारे कंपनियों के परफॉर्मेंस का रिव्यू किया गया और रक्षा मंत्री ने साफ तौर से निर्देश दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हम लोगों को लर्निंग मिली है उसके हिसाब से अपने प्रोडक्शन को आपको बढ़ाना है। प्रोडक्शन बढ़ाने में एक चीज का खास ख्याल रखना है कि नई नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है। दूसरा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब तक डिफेंस सेक्टर के जो पीएसयू है उनके कामकाज से काफी ज्यादा खुश नजर आए उस बैठक में रक्षा मंत्री। और 2024-25 में 1,40,000 करोड़ रुपए के डिफेंस का प्रोडक्शन हो चुका है, ऐसा अनुमान रखा गया। और उसमें से खास बात यह रही कि 78% जो है सो उत्पादन डिफेंस सेक्टर के पीएसयूज ने किया है, इसलिए उनकी सराहना की गई और अब आधुनिक तकनीक से लैक्स प्रोडक्शन को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया। ये तो एक डेवलपमेंट था। दूसरा डेवलपमेंट जो है वह है एमका के प्रोग्राम को यहां मंजूरी दी गई, उस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। बिल्कुल, सवाल भी इसी पे लक्ष्मण जी की डिफेंस क्षमता और एरोस्पेस इकोसिस्टम्स को बढ़ावा देने के लिए जैसा कि आपने भी मेंशन किया एमका को मंजूरी मिली है, डिटेल आपसे ही जानना चाहेंगे, बताइए। दरअसल सरकार चाहती है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको एमका कहते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, उस एमका के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए। उस प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए खास प्रोग्राम को सरकार ने मंजूरी दी है, उसको भी रक्षा मंत्री ने भी मंजूरी दी है, आज ही इसका औपचारिक ऐलान हुआ है। इसके तहत एक एजेंसी है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए, उस एजेंसी को कहा है कि आप एमका के प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करिए, जमीन पर लागू करिए, आपकी जिम्मेदारी है। यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट
एयरक्राफ्ट के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, इस प्रोग्राम को लॉन्च करिए। और अब एडीए जो है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको नोडल एजेंसी बनाई गई, ये बहुत जल्द ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करेगी। इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियां, सरकारी सेक्टर की डिफेंस कंपनियां दोनों हिस्सा ले सकती हैं इस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए। चाहे तो दोनों अलग अलग कंपनी अपना बिड डाल सकती हैं, या फिर आपस में मिल करके कंसोर्शियम के जरिए बिड डाल सकती हैं और एयरक्राफ्ट बनाने के लिए आगे बढ़ सकती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ घरेलू डिफेंस कंपनियों के लिए है, तो एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी एक बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सरकार अग्रसर होकर अपने आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस पर जोर लगा रही है और इसी का असर आज हमें मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। डिफेंस स्पेशली आप देखें जिस तरीके से आपके स्क्रीन पर हैल, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, बीईएल, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जैसे स्टॉक्स में शानदार तेजी। गार्डन रीच शिप बिल्डर देखिए 4.25% की तेजी के साथ कारोबार करता है। मजगांव डॉक 2.5% के करीब चढ़ गया है। कोचिन शिपयार्ड में 2% की तेजी। तो जाहिर तौर पर डिफेंस एक मजबूत थीम होकर उभरता हुआ नजर आ रहा है मार्केट में। चलिए इसी के साथ रुक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा सीएनबीसी आवाज पर। ब्रेक से पहले बात हो रही थी डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर। अच्छी खासी तेजी आज ही नहीं बल्कि हम पिछले कुछ फरवरी से देखें आप, वहां से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आशीष जी, दिक्कत कोई कहते हैं कि वैल्यूएशन अभी हाई है, डिफेंस स्टॉक्स को नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि क्या जिस तरीके से रैली देखने को मिल रही है, सरकार भी अग्रसर है स्पेस को लेकर, चेज करें इस रैली को? अगर हाँ तो पसंदीदा स्टॉक्स? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखें तो ओवरऑल जो रैली है वो अभी भी सस्टेनेबल है। यहाँ पर वैल्यूएशन भले ही एक्सपांडेड हो, लेकिन फ्यूचर जो कैश फ्लो है वो ऐसा है कि पॉजिटिव हो सकता है, बेटर हो सकता है। यहाँ पर जो ऑर्डर्स मिलेंगे और जिस हिसाब से डिफेंस पे स्पेंड होगा यहाँ से सिंदूर ऑपरेशन के बाद में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, तो यहाँ पर ओवरऑल तो मेरे ख्याल से रुझान पॉजिटिव ही रहेगा और शॉर्ट टर्म में मोमेंटम अभी भी बरकरार है। ऐसे में चलते हुए जो एक स्टॉक मेरे ध्यान में आ रहा है वो है HAL और GRSC। ये दो स्टॉक ऐसे है जहां पर एक अच्छा खासा रुझान और मोमेंटम बन सकता है। HAL पे जो ऊपर का टारगेट हमारे पास निकल कर आता है वो करीबन 5,500 का शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखा जा सकता है, और नीचे में जो स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा वो है 4880 लेवल्स का। और दूसरा स्टॉक GRSC में बहुत ही शानदार रैली हमने देखी पिछले कुछ हफ्तों में, और यहाँ से अभी भी ट्रेंड कंटिन्यूड ही है। तो मेरे ख्याल से GRSC पे लॉन्ग पोजीशंस अभी भी क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में जो टारगेट निकल कर आते हैं वो करीबन 3,200 के देखे जा सकते हैं पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो है 2620 लेवल्स का। हैल और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स डिफेंस स्पेस से ये दो स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं, आपको रडार पे रख रहे हैं। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें तो शिपिंग स्पेस से आप देखें तो यहाँ पे इसने हमेशा आउट परफॉर्म किया है। तो ये दो स्टॉक्स आप रखे रडार पर। और अब आगे बढ़ते देखिए, इस वक्त बाजार में एजिस वोपैक और होटल लीला का आईपीओ खुला हुआ है। हम लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं और दोनों का ये दूसरा दिन है और कल ये बंद होंगे, लेकिन दूसरे दिन अभी तक इनको बेहद फीका रिस्पांस मिला है। और एजिस वोपैक की बात करें तो महज 6% भरा है, जबकि होटल लीला 7% सब्सक्राइब हुआ है। ताज़ा डिटेल के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल, साथ ही मिताली भी मौजूद हैं जो बताएंगे 2024 में आईपीओ का कैसा हाल है। पहले कंचन आपसे जानना चाहूंगी, गुड आफ्टरनून, कैसा लग रहा है जो नए आईपीओ है उसको कैसा रिस्पॉन्स मिला है और क्यों है फीका ये रिस्पॉन्स? जी डेफिनेटली 2 आईपीओ कल खुले थे, एक तो है होटल लीला और साथ ही साथ एजीज का एक आईपीओ खुला था। लेकिन मार्केट की इस टाइम पे बात करी जाए तो मार्केट इन आईपीओ को पसंद नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे ये फीके पड़े हुए हैं। आप किसी भी कैटेगरी की बात कर लीजिए, देख लिए आप रिटेल की बात कर लीजिए, क्यूआईपी की बात कर लीजिए, नॉन इन्वेस्टर्स की बात कर लीजिए, तो हर जगह पे ही जो रिस्पॉन्स है वो काफी ज्यादा फीका है। सबसे पहले बात करते हैं जो एजीज का आईपीओ आया है उसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको इस टाइम पे खासा ध्यान में रखनी है और उन चीजों के ही चलते जो उसका रिस्पॉन्स है वो काफी ज्यादा फीका है। सबसे पहला तो ये जो इनका 45% का रेवेन्यू आता है वो केवल 10 कस्टमर से आता है। अगर इसमें से एक भी कस्टमर छोड़ के जाता है तो इनके रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है। इनका जो फोकस है वो एलपीजी में काफी बड़ा फोकस है, तो वो भी एक कंसर्निंग फैक्टर बना हुआ है। और इनका जो मेजर बिजनेस सिचुएटेड है वो वेस्ट कोस्ट में सिचुएटेड है, ये भी नेगेटिव एक पॉइंट इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। यही नहीं बल्कि अगर हम कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस भी काफी ज्यादा इस टाइम पे ओवर स्ट्रेच दिखाई दे रहे हैं एज कंपेयर टू इस सेक्टर में जो भी अदर कंपनीज है। इसके वजह से यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो काफी ज्यादा इस टाइम पे
हमें फीका आता हुआ दिखाई दिया। इस टाइम पे अगर बात करें QIP, NHI, साथ में रिटेल और टोटल रिस्पॉन्स की, तो देखिए QIP के जरिए केवल 39% तक भरा है, NHI के जरिए 7%, रिटेल 34%। एट द सेम टाइम अगर टोटल देखें तो यहाँ पे केवल 30% तक का ही हमें रिस्पॉन्स मिला है। अब बात करते हैं होटल लीला के IPO की। यहाँ पे भी जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा कंसर्निंग फैक्टर है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में जो दूसरी कंपनी मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है उनके एक तो वैल्यूएशन बहुत एक सेफर साइड में बने हुए हैं और इस टाइम पे वो काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव पोजीशन पे दिखाई दे रही है एज कंपेयर टू जो नया IPO आया है होटल लीला का। वही इस टाइम इसमें भी काफ़ी सारे और भी फैक्टर्स हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेके, जो कि इस टाइम पे इसको एक अंडररेट कैटेगरी में लेके आ गए हैं और रिस्पांस भी कुछ इस तरीके का ही आता हुआ दिखाई दिया है। QIP के जरिए अगर हम देखें या फिर NHI के जरिए देखें तो रिस्पांस काफ़ी फीका है। QIP 3%, NHI 6%, रिटेल का 33% का हिस्सा है और साथ में अगर टोटल देखें तो केवल 10% यहाँ पे हमें एक रिस्पॉन्स आता हुआ दिखाई दिया है। तो वैल्यूएशन काफ़ी बड़े कंसर्न्स है, इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो काफ़ी बड़ा कंसर्न है, जिससे मार्केट को ये पसंद नहीं आया। बिल्कुल, फीका रिस्पॉन्स और वैल्यूएशन का कंसर्न है। फिलहाल मार्केट को महंगे लग रहे हैं लिस्टेड कंपनीज के मुकाबले अगर आप कंपेयर करें तो। चलिए मिताली के पास चलते हैं। मिताली, बताइए कि 2024 में IPO का भी हाल कैसा है, कैसा रिस्पॉन्स ये दे रहे हैं अभी फिलहाल मार्केट में? जी 2024 में जो कुछ बड़े IPOs की हाइप बनी हुई थी वहाँ हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने निराश किया है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने इशू प्राइस से भी नीचे ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इनकी जो हाइप थी वो इतना ज़्यादा असर अब मार्केट में नहीं दिखा रही। रीजंस की बात करें तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस थे, साथ ही अंडरवेलमिंग एग्जीक्यूशन और इनका जो लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है उसके बाद से सेलिंग प्रेशर के कारण काफ़ी दबाव पड़ता हुआ नज़र आया है। 2025 के सेकंड हाफ में भी IPO जो आने की तैयारी में है वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इन्वेस्टर्स काफ़ी कॉशियस अप्रोच अपनाए हुए, जैसे कि अभी जो 2 रीसेंट IPOs आए हैं वहाँ पे भी इतना हमें सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला। वही 2024 की बात करूँ तो जो 10 बिगेस्ट IPOs थे उसमें से 3 बड़े नाम Hyundai, स्विगी, ओला इलेक्ट्रिक, ये अपने रिस्पेक्टिव जो इनका इशू प्राइस था वहाँ से काफ़ी ज़्यादा नीचे नज़र आ रहे हैं। इस लिस्ट में और भी नाम शामिल है, जैसे कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस, ये इशू प्राइस से 37% नीचे ट्रेड कर रहा है। लिस्टिंग प्राइस से भी करीबन 32% फिसला हुआ है। करारो इंडिया भी लिस्ट में शामिल है, 36% नीचे ट्रेड कर रहा है। ओला इलेक्ट्रिक की बात तो हम आए दिन करते रहते हैं, करीबन 31% ये अपने इशू प्राइस और लिस्टिंग प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। स्विगी ने भी काफ़ी निराश किया है अपने इन्वेस्टर्स को। इसके अलावा इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे भी 10%, 26% का डिक्लाइन इशू प्राइस और इसकी लिस्टिंग प्राइस से देखने को मिल रहा है। डैम कैपिटल की लिस्टिंग काफ़ी अच्छी हुई थी लेकिन ये भी अपने इन्वेस्टर्स को निराश करता हुआ नजर आ रहा है। Hyundai मोटर 27,000 करोड़ का इसका इशू साइज था लेकिन अभी अपने इशू प्राइस से 4% डिक्लाइन है और लिस्टिंग प्राइस से भी कम ही ट्रेड कर रहा है। साथ ही वन मोबीक्विक, इसकी लिस्टिंग डे की बात करें तो करीबन 90% का गेन इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया था, लेकिन अब हम बात करें 2025 में तो ये इशू प्राइस से तो कम है ही, लिस्टिंग प्राइस से 38% डिक्लाइन चल रहा है। तो 2024 के जो IPOs काफ़ी हाइप में थे इतना ज़्यादा टेक ऑफ करते हुए नजर नहीं आए। बिल्कुल, शुक्रिया मिताली और कंचन तमाम जानकारी के लिए। IPO स्पेस का ये हाल अभी हमने आपके स्क्रीन पर रखा। चलिए इसी के साथ रुक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में, लेकिन नेक्स्ट शो नो योर कंपनी में आप हमारे साथ जुड़िए और आज बात करेंगे PTC इंडिया के CMD मनोज झावर से।